जय हिंद बच्चों, आप सभी का ग्राउंड जीरो डिफेंस इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमने स्टैटिक जीके का जो टॉपिक उठाया है, अगली जो सीरीज है हमारी, इट विल बी ऑन द ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आज हम ट्राइब्स ऑफ इंडिया में जिस तरह से एस्पेक्ट्स को लेके चलने वाले हैं, इसमें आपके सीडीएस, एफकैट, एनडीएस सभी बच्चों के सारे क्वेरीज, सभी क्वेरीज और क्वेश्चंस, डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। आपको इस टॉपिक को लेकर के कितना याद करना है, कहां तक समझना है, वो सब चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, आप स्टैटिक जीके की जब बात करते हैं तो दिस इज अ पर्टिकुलर मैप ऑफ इंडिया, जहां पर मैंने आपको कोशिश करी है कि भारत की सारी जनजातियां इसमें मेंशन कर दूं। ठीक है, अब ये जो जनजातियां आपको दिख रही हैं, इट विल डिपेंड अपॉन योर मेमोरी पावर कि आप कितनी याद कर सकते हैं, लेकिन उसका एक आसान तरीका भी है अगर आप इसको याद करना चाहते हैं। लेवल बाय लेवल अगर आप चलेंगे, मेरे हिसाब से तो आई थिंक सो आपको चीजें आसान होती हुई दिखेंगी। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहा है कि भाई आपको मैच द कॉलम में क्वेश्चन आया, आपको 4 ट्राइब जनजातियां दी और उसके आगे 4 राज्य दिए, तो इसका मतलब आपको पहले राज्य मालूम होने चाहिए। तो आप लद्दाख से, सबसे टॉप में हमारी एक यूनियन टेरिटरी पड़ती है, दैट इज लद्दाख। तो लद्दाख से आपको पूरे दक्षिण तक और फिर पूरब तक सारे राज्यों का एक मानचित्र आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके लिए आपने ज्योग्राफी की क्लासेस में आपने देखा होगा, मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से लद्दाख से होते हुए, जम्मू कश्मीर से होते हुए हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड और ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होते हुए आप एक सीक्वेंस में राज्यों का मानचित्र अपने दिमाग में लेके चलो और फिर ये एक सर्कल बनाते हुए फिर आप चल पड़ेंगे कहां पर, उत्तर पूरब की तरफ। मैंने आपको फिर बता रहा हूं, लद्दाख से होते हुए आप एक सीक्वेंस पकड़ो और इस सीक्वेंस में आपको सारे राज्य मालूम होने चाहिए। भाई हौच-पौच क्या हो जाता है, बच्चे को स्टार्टिंग के और आखिरी के तो याद होते हैं, लेकिन बीच वाले दिमाग से उतर जाते हैं। तो उसका सबसे आसान तरीका है एक सिरे से आप राज्यों को समझें। फिर आप पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन सी जनजातियां, जैसे आपने कुछ तो बहुत ही कॉमन जनजाति जिसमें आपकी आती है भील जनजाति, गोंड्स जनजाति, है ना, आपकी जरवा जनजाति, सेंटलीज जनजाति, शोम्पेन जनजाति, संथल जनजाति। तो कुछ के नाम तो आपको यहां दिख ही रहे हैं, जैसे ये वर्ड दिख रहा है ना, भील, आपको वर्ड दिख रहा है यहां पर भी भील, आपको यहां पर गरसिया दिख रहा है। उत्तराखंड के जितने लोग हैं, देखो भोटिया, यहां पर एक वर्ड दिख रहा है। तो आप इससे अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। कुछ ऐसी जनजातियां भी हैं जो आपने नहीं पढ़ी होंगी। तो आप अगर एफकैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टैटिक जीके को आप लेकर चलना चाह रहे हैं, तो आपका इसी पर्टिकुलर पेज से टॉपिक कवर हो जाएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या आता है, सिर्फ विच ऑफ द फॉलोइंग जो ऑप्शंस दिए गए हैं करेक्टली मैच पूछेगा, रॉन्गली मैच पूछ लेगा, या पूछ लेगा कि ये जनजाति कहां पाई जाती है। तो वो क्वेश्चंस आपके इसी पर्टिकुलर पेज से कवर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, तो उसके लिए मैं अब आपको लेके चलने वाला हूं ट्राइब से पहले, जैसे रेसेस क्या होती हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हमारा क्या है ना, अब उसकी डिटेल की बात करने वाले हैं, है ना। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहला प्रश्न है यहां पर, व्हाट इज ट्राइब। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखो अगर ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है, इस पृथ्वी को बने हुए 4.5 बिलियन वर्ष हो चुके हैं, 4.5 बिलियन, अगर इसको मैं और साधारण भाषा में कहूं तो 450 करोड़ वर्ष, जिसमें 370 करोड़ 3.7 बिलियन ईयर्स अगो हम कह सकते हैं कि लाइफ जो है लाइफ की उत्पत्ति हुई। और फिर आपने हिस्ट्री में यह पढ़ा होगा स्टोन एज में आपने पढ़ा होगा पेलियोलिथिक एज। अब यहां पर एक वर्ड बोल रहा हूं मैं, पेलियो। तो पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, और पेलियोलिथिक एज आपने पढ़ी थी 5 लाख से लेकर 10,000 बीसी तक। यानी कि जो आज का मानव है, होमो सैपियंस जिसे कहते हैं, तो ये होमो सैपियन वर्ड जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो 3 लाख वर्ष पहले हुआ है। और उसके बाद धीरे धीरे ये इवोल्यूशन की प्रक्रिया जो है धीरे धीरे आगे बढ़ी, और तब आप कह सकते हैं कि यहां पर जो पॉपुलेशन अफ्रीका से शुरू होकर के माइग्रेट करी, तो अब वहां पर एक वर्ड आता है रेस। क्या वर्ड आता है? रेस। ध्यान रखना, ट्राइब से भी पहले की मैं कहानी बता रहा हूं और बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं, बहुत इजीली आप चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करके चलेंगे। मैंने आपको क्या बोला कि मानव का इवोल्यूशन हुआ, होमो सैपियंस बने। फिर अगर मैं आपसे कहूं इस पूरे संसार में, मुझे बताना पूरे संसार में किसी भी कोने में आप भारतीयों को पहचान लोगे? किससे पहचानोगे? पूंछ से, सिंह से?
अगर किसी भी अमेरिकन को देखोगे, किसी चाइनीज को देखोगे, किसी अफ्रीकन को देखोगे, पहचान लोगे। अब यहां प्रश्न आता है कि इन सबको आप पहचान सकते हो किस चीज से? तो आप सभी लोग क्या बोलेंगे? सर फिजिकल अपीयरेंस द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यानी कि हम किसी भी व्यक्ति को उसके फिजिकल अपीयरेंस से पहचान करके बता सकते हैं कि ये चाइनीज है या इंडियन है या अमेरिकन है या अफ्रीकन है। तो बेटा ये जो फिजिकल अपीयरेंस वर्ड है ना, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी के बाल कैसे हैं, स्किन का कलर कैसा है, होठ कैसे हैं, हाइट कैसी है उसकी, इजंट इट? तो इस फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर ही हम डिफाइन करते हैं रेस, इजंट इट? तो अभी ट्राइब क्या है वो तो बाद की बात है, ट्राइब क्या है उस पर भी हम आने वाले हैं, समझो इस चीज को। वैसे अगर आप इस रेस की डेफिनेशन देखें तो बड़ी टिपिकल डेफिनेशन है। अब आप बुक की लैंग्वेज में जाएंगे, दिखा देता हूं मैं आपको। देखो अब ये बुक की लैंग्वेज को देखेंगे तो बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है ना। यहां पर उन्होंने क्या लिखा है? बहुत डिफिकल्ट है रेस को डिफाइन करना। अलग अलग जियोलॉजिस्ट के द्वारा इसको डिफाइन किया गया है। जैसे इन द ओपिनियन ऑफ क्रोबर उन्होंने रेस इज अ वैलिड बायोलॉजिकल कंसेप्ट। अब ये तो बुक की किताब हुई, लेकिन कोचिंग का फायदा, हमारे टीचर्स का फायदा तब है जब हम आप उसको आसान भाषा में समझा पाए कि जिससे आप उस चीजों को कनेक्ट कर पाए। सारे मानव एक जैसे ही हैं, सभी के आपका एक नाक, दो आंख, दो कान, दो हाथ, दो पैर, सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनके दिखने में, अपीयरेंस में जो फर्क है उससे डिफाइन होता है रेस। तो आई थिंक सो आपको पहले तो रेस की परिभाषा समझ में आई होगी, इजंट इट? अब अगर मैं रेस की बात करता हूं तो फिर रेस जो है भारत की बात करते हैं। चलो पहले जो इंडिया है, जैसे मैंने आपको एक मैप में बताया था, ये रेस क्या भारत में आई है ना? तो अब कौन कौन सी रेस भारत में आई उसके बारे में बात करते हैं कि देयर आर, यहां पे देखो यहां पर क्या लिखा है, भारत में जो पॉपुलेशन है उसमें 6 प्रकार की रेसेस पाई जाती हैं। लेकिन मैंने इसका जो नंबर लिखा है वो इसलिए बताने के लिए कि भारत में सबसे पहली जो रेस आई थी इट वॉज नेग्रिटो रेस। ये कौन सी रेस थी? नेग्रिटो। अब आप कहेंगे नेग्रिटो रेस का मतलब अफ्रीका से आने वाली रेस थी। ये कहां से आई थी? अफ्रीका से। और अगर कोई आपसे पूछे कि भाई अफ्रीका से आई तो सबसे पहले भारत के किस एरिया में स्थापित हुई, तो ध्यान रखना ये स्थापित हुई अंडमान वाले एरिया में, ये स्थापित हुई केरला वाले, तमिलनाडु वाले एरिया में। अब इन्हीं, अभी आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। देखो यहां पर आप देख रहे हैं भारत के इस साइड में, भारत के बंगाल की खाड़ी में यहां पर अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड में जो सबसे पहली जनजाति आई थी इट वाज नेग्रिटो। और दक्षिण भारत में जो जनजाति आई थी केरला और इधर तमिलनाडु वाले एरिया में, जैसे ये लिखा हुआ देखो इरूला, तोडा, है ना, ये सारी आपकी नेग्रिटो जनजाति वाली है। कौन सी जनजाति है? नेग्रिटो। तो तमिलनाडु, केरला, ये सब नेग्रिटो जनजाति को बिलोंग करती है। ओके भाई, यहां पर आपको जनजातियां दिख रही है। पेपर में क्वेश्चन एफकैट में तो आएगा ये, लेकिन सीडीएस में अगर आप बात करें तो सीडीएस में क्वेश्चन यहां तक सीमित नहीं रहेगा। वो आपसे क्या पूछ लेगा? भाई ये ट्राइब किस फैमिली या किस रेस को बिलोंग करती है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। इसीलिए मैं आपको जनजाति बताने से पहले रेस बता रहा हूं। ठीक है। अच्छा, तो पहली तो आपकी रेस हो गई बेटा नेग्रिटो रेस। मैंने आपको बोला अफ्रीका से आई थी, ये अंडमान और केरला और तमिलनाडु वाले एरिया में स्थापित हुई। ठीक है। अब ये इनका अपीयरेंस कैसा है नेग्रिटो रेस का? तो इनका नेग्रिटो रेस का जो अपीयरेंस है, इनकी जो हाइट है वो छोटी रहती है। कलर, इनका जो स्किन का कलर था ये ब्राउन से ब्लैक रहा। जो नोज थी वो थोड़े ब्रॉड थी, वाइड थी, हेड ब्रॉड था, लिप्स भी मोटे थे और रिवर्स थे। तो इनके इस फिजिकल अपीयरेंस को आप कंपेयर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं अगर बच्चा डिटेल में जाना चाहता है ना। जैसे यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है नेग्रिटो का, इनका शॉर्ट स्टेचर है, क्या है? हाइट छोटी है, फ्रीजी हेयर सा है, राउंड फोरहेड है। तो ये चीज मैंने यहां मेंशन करी है कि इनकी फ्लैट नोज है, स्मॉल चिन। आप यहां पिक्चर भी देख पा रहे हैं,
ठीक है। आप दोनों में देखो इनके बालों में फर्क है, कलर में भी फर्क है, बालों में भी फर्क है ना। तो यहां पर मैंने मेंशन किया छोटी चिन है, ब्लैक स्किन कलर होता था, वीक हैंड्स होते थे। और ये कहां कौन सी है? अंडमानीज, निकोबारीज, इरुला, कदर्स, कनिकर्स, उरालीज, ये सब क्या है? दक्षिण भारत या अंडमान में पाई जाने वाली जनजातियां। उसके बाद सेकंड जो जनजाति भारत में जिनका प्रवेश हुआ, इट वाज प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स। अब ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स जो हैं, ये नेग्रिटो से हाइट में थोड़े से बड़े हुए। इनका स्किन का कलर ब्लैक से ब्राउन हुआ। इनके जो हेयर्स थे, बाल थे, वो थोड़े से क्लीन हुए, कर्ली से थोड़े से क्लीन होने लग गए। तो यहां मैंने लिख दिया है ये भी शॉर्ट इन स्टेचर, बट नेग्रिटो के मुकाबले बेटा इनका जो वो था थोड़ा सा साइज, लेंथ, हाइट बड़ी थी। फ्रीजी हेयर सेम, राउंड फोरहेडेड, बाकी सब सेम है। कलर जो स्किन का था वो ब्राउन होने लग गया, ठीक है। ब्लैक स्किन कलर है लेकिन थोड़ा ब्राउन की तरफ होने लग गया। और ये कौन रिप्रेजेंट करते हैं? कौन सा वाला एरिया? तो बता दूं, ये भारत में जो पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं भारत के कौन से एरिया में? सबसे पहले तो यहां डायग्राम बना रहा हूं, देखो फर्स्ट नंबर पे तो आ गया बेटा ये फर्स्ट नंबर आ गया। फिर प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड्स की बात करते हैं, तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड्स में आपका आ जाएगा ये वाला भाग, सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट, ये है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड्स वाला, ठीक है। देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है, पहले नंबर पे क्या है बच्चों? नेग्रिटो, फिर प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड्स। अब ये मंगलॉइड्स कहां आते हैं? ये मंगलॉइड्स आते हैं आपके जम्मू कश्मीर से लेकर, फ्रॉम लद्दाख, जम्मू कश्मीर टिल अरुणाचल प्रदेश। इन मंगलॉइड्स को भी फिर हम आगे इस स्लाइड्स में मैंने मेंशन किया है कि भाई इसको दो भागों में डिवाइड किया है। अभी फिलहाल मैं सिर्फ आपको बताता हूं ये भारत में कहां कहां पाए जा रहे हैं। नेग्रिटो ये है अंडमान और साउथ में, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड सेंट्रल इंडिया, ठीक है। मंगलॉइड्स लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेडिटेरेनियंस जो है ये आपके साउथ इंडिया में आ जाते हैं, ये आपका वेस्टर्न साइड में आ जाते हैं, ठीक है। और नॉर्डिक्स जो है नॉर्थ सेंट्रल में आ जाते हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ बताया कि ये कहां पर स्थापित हुए, ये जनजाति, ये जो रेसेस हैं कहां सेटल हुई। अब इनके बारे में समझते हैं एक एक करके। देखो मंगलॉइड्स के बारे में, इनकी जो हाइट है क्रम के अनुसार नेग्रिटो की हाइट छोटी थी, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स से थोड़ी सी बड़ी थी, मंगलॉइड्स की थोड़ी और बड़ी। तो इससे क्या है, आपको याद करने में भी आसानी रहेगी, है ना। इनका जो कलर है वो थोड़ा और फेयर होता चला गया, ठीक है ना। इनकी जो नोज है वो ब्रॉड से थोड़ी सी सिंपल होती चली गई। सबसे आसान तरीका क्या है, मैंने सीक्वेंस में लिखा है 1 2 3 4 5 6। और इनका सीक्वेंस में कैसे याद रखेंगे कि इनकी हाइट छोटी थी और फिर ये छोटी से इंक्रीज होती चली जाएगी, आपको ज्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा। इनका स्किन का कलर क्या करेंगे आप, ये ब्लैक था और ब्लैक से धीरे धीरे व्हाइटिश होता चला गया, इजंट इट। यहां पर नोज कैसी थी, तो नोज यहां पर वाइड थी, फैटी थी, मोटी नोज थी। तो वाइड और फैटी नोज से नोज कैसी होती चली गई, थोड़ी पतली और सिंपल होती चली गई। तो ये इस सीक्वेंस से आपको इजी रहेगा इनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में याद करना। अब ये मंगलॉइड्स की अगर हम बात करते हैं तो बेटा जो मंगलॉइड्स हैं इसको दो भागों में डिवाइड किया है। ये जितना भी मैं डेटा आपके सामने लेकर आया हूं ना, इट्स नॉट माय नॉलेज, इट्स अबाउट जो हमारे सर्व एक भारत की एक संस्था है जिसके डायरेक्टर रह चुके हैं जीएस गुहा, आपने नाम सुना होगा, उनके द्वारा किए गए अध्ययन के डेटा को मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। सो बिलीव मी, यू विल नॉट बी इन अ लॉस। आप एक ऑथेंटिक डेटा पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां पर ग्राउंड जीरो में टीचर्स ऑथेंटिक डेटा ही आपके संग शेयर करते हैं। सो बिलीव अस, डोंट वरी। अब ये जो आपका मंगलॉइड्स है इसको डिवाइड किया पेलियो मंगलॉइड। अब पेलियो का मतलब मैंने आपको बोला ओल्ड, और देखो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, पहले, सबसे पहले वाले, ठीक है। और ये आपके ज्यादातर पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में। कहां पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड में, ठीक है। अब जैसे आपने इंडिया के मैप में जो मैंने आपको सेकंड स्लाइड दिखाई थी उसमें थे ना ये डफला, गारो, कचरीज, खासीज, नागा, मीरी, माची, ये सब आपकी जनजातियां नॉर्थ ईस्ट की है। और फिर ये जो आपका लद्दाख हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, जैसे आपने जनजाति सुनी होगी, थारू जनजाति, भोक्सा जनजाति, जौनसारी हो गया, किन्नौरी हो गया, लद्दाखी हो गया, तो ये जनजाति आपकी कौन सी है, तिब्बतो मंगलॉइड जनजाति। तो हमने मंगलॉइड जनजाति को भी दो पर्टिकुलर रेसेस में क्लासिफाई किया। तो ये तीसरे नंबर की जनजाति हो गई, मतलब रेस, हम ट्राइब नहीं बोल रहे हैं, रेस बोल रहे हैं, सॉरी, ठीक है।
इसके बाद फिर चौथे नंबर पे आती है मेडिटेरेनियन। अच्छा आप मुझे बताओ, जितने बच्चों ने इतिहास पढ़ा है तो आपने सुना होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो मेडिटेरेनियन सी से आए थे, तो इट वाज अ रेस व्हिच केम टू इंडिया, तो ये वही मेडिटेरेनियंस है। हालांकि मेडिटेरेनियंस को हम 3 तरीके से फिर फर्दर डिवाइड करते हैं, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा मैटर ऐसा नहीं देना चाह रहा हूं कि आप सोचो कि सर इतना मैटर तो किताब में भी मिल जाता, फिर आपका पढ़ाने का फायदा क्या है। तो मैं आपको वहां तक सीमित रखूंगा जहां तक आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेडिटेरेनियंस को 3 हम सेक्शन में डिवाइड करते हैं। एक है आपका अगेन पेलियो मेडिटेरेनियन आएगा आपका, ठीक है। एक मिडल वाला आ जाएगा जिसको एक्चुअली में आईवीसी के लोग कहते हैं। किसे बोलते हैं? जो आईवीसी के लोग थे वो ये थे, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है ओरिएंटल। क्या आता है? ओरिएंटल वाला, ठीक है। ये ओरिएंटल क्या है ये भी हम पढ़ने वाले हैं। 5वें पे आता है वेस्टर्न ब्रेसिफल्स। वेस्टर्न ब्रेसिफल्स क्या है? ये आपके पश्चिमी देशों से, यूरोप वाले एरिया से भारत की तरफ आए थे। उसमें एल्पनॉइड्स, एल्प्स की पहाड़ी वाले, डायरेनिक्स, इसमें ये है डायनेरिक्स है, ये इट इज डायनेरिक्स, और फिर है आर्मनॉइड्स। और मैंने इसमें एग्जांपल क्या लिखे हैं? ये आपके पाए जाते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक वाले एरिया में। ये डायनेरिक्स पाए जाते हैं आपके गुजरात, और आर्मनॉइड्स भी गुजरात और महाराष्ट्र वाले एरिया में। एग्जांपल क्या दिया देखो मैंने, जो पारसी हैं वो यही इसी रेस को बिलोंग करते हैं, और ये जो कठियावाड़ और कुर्ग वाला एरिया है वो इस वाली रेसेस को बिलोंग करते हैं। एंड द 6th रेस, जो छठी रेस है हमारी, दिस इज नॉर्डिक्स। और मैंने देखो यहां पर फोटो भी मैंने बनाई है, उससे आप थोड़ा इजीली रिलेट कर सकते हैं। स्किन कलर में भी देखो डिफरेंस आ चुका है, ठीक है ना। ये स्किन कलर है मेडिटेरेनियंस का, ये है नॉर्डिक्स का ऐसा है। मेडिटेरेनियंस में नाक में, फेस में ब्रॉड है, यहां थोड़ा पतला और शार्प हो गया। मैंने बोला ना इंक्रीज से इंक्रीज होता चला जाएगा, चीजें सिंपल होती चली जाएंगी। तो आप यहां पर रिलेट कर सकते हैं। भारत में टोटल 6 रेस आई है। आपको पहले क्या याद करना है? रेसेस। कितनी रेस आई बेटा? 6 रेस आई। तो आपका जब ट्राइब्स का टॉपिक आप पढ़ेंगे, सबसे पहले अपने नोट्स बनाते समय आप रेसेस को याद रखेंगे। टोटल 6 रेसेस भारत में आई थी, किस क्रम में आई थी वो याद रखेंगे, और इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है वो। अब हम बात करते हैं कि ये जो जनजातियां थी, इन जनजातियों का रेसेस के बाद अब सेकंड नंबर पे आता है एथनिक ग्रुप। अब हम किस पर बात करेंगे बेटा? एथनिक ग्रुप के बारे में। अब ये एथनिक ग्रुप क्या है? रेसिस तो हमने डिफाइन किया था, फिजिकल अपीयरेंस। अब ये एथनिक ग्रुप का मतलब, जो ये जनजातियां थी, इन जनजातियों में एक ऐसा समान कल्चर, भाषा जो आपस में जुड़े हैं। ये या तो कल्चर सेम है, भूमि से जुड़े हुए हैं, इनका पहनावा, इनकी भाषा सेम है, कॉमन है, ठीक है ना। तो उसी समुदाय, उसी सोसाइटी में रहने वाला एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह जिसका कॉमन कल्चर है। तो कल्चर के आधार पर एथनिक ग्रुप्स डिवाइड होते हैं, और यही एथनिक ग्रुप्स कहलाते हैं आपके, जो हम पढ़ते हैं, ट्राइब्स। ये ट्राइब्स क्या है? ये एथनिक ग्रुप्स में, जैसे आपने सुना होगा भील ग्रुप। क्या सुना होगा? भील सुना है। तो भील एक एथनिक ग्रुप है। फिर भील के अंदर कुछ सब ग्रुप्स आते हैं, जैसे मीणा। तो जो मीणा है ये भील जनजाति का, भील ग्रुप का, ट्राइबल ग्रुप का एक सब ग्रुप माना जाता है। जैसे आपने नागा नाम सुना होगा, नागा जनजाति। तो नागा ट्राइब में, नागा अपने आप में ग्रुप है। क्या, कौन सा ग्रुप है? ट्राइबल ग्रुप है। और इस ट्राइबल ग्रुप में 14 ट्राइब्स आती हैं, जैसे रेंगमा हो गई, ब्रू हो गई, रियांग हो गई। तो ये आपकी 14 जनजातियां नागा ट्राइबल ग्रुप में आती है। तो मैंने क्या बोला? रेसेस फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर, और एथनिक ग्रुप किस आधार पर? कल्चर के आधार पर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ट्राइब्स को हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्यों बोलते हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट क्या है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो अब यहां पर ट्राइब्स की डेफिनेशन यहां पर मेंशन है कि किसी भी सोसाइटी के अंतर्गत, सोसाइटी में जो एक सामाजिक विभाजन होता है, और वो सामाजिक विभाजन किस आधार पर होता है? कनेक्टेड विद कॉमन कल्चर, भाषा। डायलेक्ट माने क्या है? भाषा। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कोई ब्लड कनेक्शन, भूमि से कनेक्शन, इस आधार पर एक ट्राइब को डिफाइन किया जाता है। अब इस ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब क्या क्यों कहते हैं वो भी समझने वाले हैं, पर अभी आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स मालूम होने चाहिए।
भारत में बेटा करीब 104 मिलियन ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, यानी कि ये मैं डेटा आपको बता रहा हूं जनगणना 2011 के मुताबिक। अभी 2021 की जनगणना जो है चल रही है, कोरोना की वजह से थोड़ा डिले है ना। अब ये जो जनगणना के आंकड़े आए हैं उसमें ट्राइबल पॉपुलेशन निकली है 104 मिलियन, यानी कि पॉपुलेशन का 8.6%। जिसमें नंबर की बात करता हूं तो नंबर के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। वहीं पर परसेंटेज की अगर हम बात करें तो मैं परसेंटेज वाइज यूनियन टेरिटरी की बात करूंगा तो लक्षद्वीप का नंबर 1 पे आएगा और मिजोरम का स्टेट वाइज। दोबारा समझो, नंबर के आधार पर तो एमपी टॉप में चल रहा है, लेकिन अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, किसकी बात करूं, परसेंटेज की बात करूं, तो परसेंटेज में नंबर आता है मिजोरम का स्टेट के आधार पर और लक्षद्वीप का यूनियन टेरिटरी। भाई बच्चे को अगर बच्चे से प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई यूनियन टेरिटरी बताओ सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज, तो लक्षद्वीप, और स्टेट में मिजोरम 94%। कितना बेटा, 94%। मिजोरम में जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल है, लक्षद्वीप में भी 94.8%। अच्छा, एमपी के बाद मैंने यहां मेंशन कर दिया है ओडिशा है, झारखंड है, झारखंड के बाद फिर गुजरात है, ठीक है ना। तो इन पर्टिकुलर एरिया, इन स्टेट्स में पॉपुलेशन जो है काफी ज्यादा है नंबर वाइज। क्या ऐसा भी कोई राज्य है जहां पे पॉपुलेशन है ही नहीं, ट्राइबल पॉपुलेशन? यस वी हैव। जैसे पंजाब हो गया, वी हैव नो ट्राइबल पॉपुलेशन। हरियाणा में कोई ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है। चंडीगढ़ हो गया, कोई ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है। पुडुचेरी हो गया, कोई ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है। तो हमारे पास कुछ ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरीज भी हैं जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मैंने मेंशन कर रखा है, देखो बेटा, ये देखो, ये लिखा है ना मैंने, 94.8% लक्षद्वीप की हाईएस्ट है। अब इन्हीं सभी ये जो जनजातियां भारत में हैं, ये जनजातियां जो हैं इनमें सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है भील की, और सबसे जो कम, मतलब संख्या में सबसे ज्यादा भील पाए जाते हैं और संख्या में सबसे कम पाए जाते हैं अंडमानीज, अंडमान निकोबार आइलैंड में रहने वाली। उसका भी कारण है, वो मैं आपको बताऊंगा कि जो जनजातियां हैं, इन जनजातियों को के संरक्षण को लेकर के सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं और कई योजनाएं भी चलाई गई हैं। जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं, मैं समझता हूं आप अपने करंट अफेयर्स अगर पढ़ रहे हैं तो आपने उसमें देखा होगा वन बंधु योजना, सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं, इजंट इट? तो ये ट्राइबल पॉपुलेशन को के लिए ही नेचुरल रिसोर्सेस जिस तरह से इनके खत्म हो रहे हैं, इनकी एजुकेशन की प्रॉब्लम है कि लैक ऑफ एजुकेशन है, इनके अभी भी कुछ तो ऐसी जनजातियां हैं जो स्टोन एज से इन्होंने अपने मेथड ही चेंज नहीं करे, प्रिमिटिव मेथड, एग्रीकल्चर में भी प्रिमिटिव मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीजों की प्रॉब्लम्स की वजह से ही ये जनजातियों की जो है संख्या कम हो रही है कुछ, इसीलिए उनमें उनको हमने अलग से कैटेगराइज किया है, हमने मतलब सरकार के द्वारा। तो मैं उस पर चर्चा करने वाला हूं, पर आपको लग रहा है कि सर बहुत लंबा हो रहा है, टेक अ शॉर्ट ब्रेक, फिर दोबारा से मेरी वीडियो पे आकर के दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। आप छोटे छोटे सेगमेंट्स में पढ़ा करो, ऐसा नहीं है कि चीजें एक बार में खत्म करनी है, समझ में नहीं आएगी तो फायदा क्या होगा। तो आप उसको थोड़ा टेक्निकली, स्ट्रेटेजिकली भी पढ़ो। मैं आपको सेगमेंट्स में पढ़ा रहा हूं, इसलिए जहां आपको लगे कि एक सेगमेंट खत्म हो गया, 2 मिनट का ब्रेक लो, थोड़ा सा चाय नाश्ता जो करना है करो, वापस वीडियो को ऑन करो और फिर एक रिवाइव करके माइंड को फिर दोबारा शुरू हो जाओ, क्योंकि मैं चीजों को सेगमेंट्स में पढ़ा रहा हूं तो कैच भी हो जाएगा आपसे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आपको मैंने ट्राइब बता दिया, मैंने इसके बेसिक फैक्चुअल वो बता दिया आपको कि क्या क्या है। अब हम ट्राइब से आगे चलते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट की तरफ, ओके। अब यहां पर देखो क्या लिखा है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब ट्राइब्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में क्या डिफरेंस है, बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं, तो बहुत आसान बता देता हूं। देखो जो हमारा आर्टिकल है, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित चीजें बता रहा हूं मैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 366, उसका 25वां क्लॉज ये कहता है कि एनी पर्टिकुलर ट्राइब, कोई भी ऐसी जनजाति जो कि any scheduled tribe which is deemed under article 342 shall be considered as scheduled tribe। मतलब ऐसी कोई भी जनजाति जो आर्टिकल 342 में
मान ली गई है उसको शेड्यूल ट्राइब माना जाएगा। अब इसका मतलब हमें 342 पढ़ना पड़ेगा। 342 में क्या लिखा है? आर्टिकल 342 कहता है कि राष्ट्रपति एक नोटिफिकेशन निकाल करके किसी भी एरिया के किसी भी समुदाय को स्पेसिफाई करके उसको ट्राइब घोषित कर सकता है। और क्योंकि उस ट्राइब के बारे में हमने संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 5 में पूरा मेंशन किया है। दोबारा समझो मैंने क्या बोला है। जितनी भी जनजातियां हैं उन जनजातियों को लेकर के क्या कदम, क्या प्रशासन, क्या प्रावधान रहेंगे, उन सभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में, संवैधानिक प्रावधान के बारे में हमारे संविधान के शेड्यूल 5 में लिखा है। इसीलिए उन जनजातियों को शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है। मैंने कहा शेड्यूल ट्राइब और ट्राइब में क्या अंतर है? ट्राइब्स जनजातियां, शेड्यूल ट्राइब्स का मतलब क्या हुआ? शेड्यूल ट्राइब्स का मतलब है जिन जनजातियों के बारे में हमारे संविधान के शेड्यूल 5 में दिया गया है उनको शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है। तो पहले तो आपको ये आर्टिकल्स याद रखने हैं बेटा पॉलिटी में। आर्टिकल 366 का 25 क्या कहता है? 342 क्या कहता है? राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी करेगा। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या और कोई आर्टिकल है ट्राइब से जुड़ा हुआ? बताओ, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। चलो मैं ही बता देता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले तो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 15 का क्लॉज 4। अब आप कहोगे सर आर्टिकल 15 तो कहता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, बट बेटा उसके चौथे क्लॉज में ये मेंशन कर दिया गया है कि हमारे देश में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए विशेष प्रोविजन का स्पेशल प्रावधान किया जाएगा। तो ये बैकवर्ड क्लासेस में SC ST भी आते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स आते हैं। आर्टिकल 29 अगर आपने पढ़ा हो पॉलिटी में तो आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 और 30 माइनॉरिटीज के लिए है, ठीक है। अच्छा, तो माइनॉरिटीज को लेकर के आर्टिकल 29 में क्या लिखा हुआ है कि एनी सेक्शन ऑफ इंडिया सिटीजन, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडिया, यानी कि भारत में रहने वाला कोई भी ऐसा नागरिक जो किसी भी वर्ग समुदाय का हो तो वो अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज को, कल्चर को, संस्कृति को संरक्षित कर सकता है। तो आर्टिकल 29 में भी हमने एक विशेष कल्चर, भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाने की बात कही है। और आर्टिकल 46 में क्या लिखा है? 46 में भी लिखा है कि ये राज्य सरकार का कर्तव्य होगा कि वो प्रमोट करे आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल और शैक्षिक यानी कि एजुकेशनल इंटरेस्ट किनका? वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड पर्टिकुलरली SC एंड ST, यानी कि विशेष प्रकार से SC ST के आर्थिक और शैक्षिक हितों का ध्यान रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है आर्टिकल 46 में। समझ पा रहे हैं आप? आई थिंक सो बोर तो नहीं फील कर रहे हैं? ये तो आपकी और पॉलिटी रिवाइज करवा रहा हूं मैं, पढ़ा रहा हूं मैं जीके पर, पॉलिटी रिवाइज हो रही है आपकी, ठीक है। एक और आर्टिकल बता देता हूं मैं यहां पर क्यों मेंशन कर रहा हूं कि जब आप ट्राइब्स के नोट्स बना रहे हैं तो आपके पास मैटर सेग्रीगेट भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 350। आर्टिकल 350 में कहा गया है राइट टू कंजर्व लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। फिर आपको आर्टिकल मालूम होगा आर्टिकल 330, आर्टिकल 322 और आर्टिकल 243। क्यों भाई? हमारे लोकसभा में, विधानसभाओं में और पंचायत में रिजर्वेशन है। आप कहेंगे बिल्कुल है रिजर्वेशन STs के लिए, तो ध्यान रखना आर्टिकल 330 में रिजर्वेशन की बात कही गई है लोकसभा में, 322 में विधानसभाओं में और 243 में लोकल बॉडीज यानी कि पंचायत में ये बात कही गई है। अच्छा, अब एक लास्ट प्रश्न मैं आपसे इस पॉलिटी को लेकर के पूछना चाहता हूं कि क्या कोई भारत की सरकार के द्वारा या भारत के संविधान में कोई आयोग भी बनाया गया इसके लिए? तो आप कहेंगे यस। अगर आपने पढ़ा हो आर्टिकल 338, तो आर्टिकल 338 में अमेंडमेंट किया गया था 89th अमेंडमेंट 2003 में, और उस अमेंडमेंट के द्वारा हमने एक आयोग था, उस आयोग को 2 भागों में डिवाइड किया और हमने एक आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल 338 कैपिटल A, जिसमें हमने व्यवस्था करी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल
ट्राइब्स की। तो यानी कि आयोग भी बनाए हैं, ये आपको मैं दर्शा देता हूं। देखो मैंने यह लिखा है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाज एस्टैब्लिश्ड बाय इतना। तो मैं जो मैटर बोल रहा हूं यह मैंने मेंशन भी कर दिया जिससे आपको चीजें याद रहें। अगर कॉपी नहीं भी कर पा रहे हो तो मैटर ऑलरेडी मैंने यहां पर एक उस पे फॉर्म में पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर दिया है। तो आई थिंक सो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट इसका क्लियर हुआ। और मैंने देखो पीछे एक चीज और लिखी, हाँ ध्यान देंगे अगर आपने पढ़ा हो, जो ट्राइब्स को लेकर के हमारा मंत्रालय रिस्पॉन्सिबल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये जिम्मेदार है हमारे देश में जनजातियों के विकास के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करने को लिए ये जिम्मेदार है। ये ध्यान रहेगा आपको। मैंने आर्टिकल 342 भी यहां मेंशन कर दिया है, लेकिन कुछ और आर्टिकल्स आप नोट कर सकते हैं जो आपको पढ़ने हैं ट्राइब्स को लेकर। ठीक है, तो आई थिंक सो यहां मैटर में आपको इतना कवर अप करा दूंगा जिससे कि आपको और कोई किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको कमीशन के बारे में बता दिया है, रेस मैंने आपको समझाई दी है, जबकि मैंने इसमें 3 पर्टिकुलर जियोलॉजिस्ट की डेफिनेशन भी मेंशन करी है। एथनिक ग्रुप मैंने आपको बता दिया है, ये आपके ग्रुप्स हैं, फैमिलीज हैं। अच्छा, अब रिलीजियस माइनॉरिटी, ये मैंने वर्ड यहां पर इस पर्टिकुलर क्लास में क्यों बता रहा हूं, बिकॉज आपके हर प्रकार के कंफ्यूजन दूर हो जाए। बेटा जो रिलीजियस माइनॉरिटी, पहली चीज तो समझो जो माइनॉरिटी वर्ड है ये हमारे संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे माइनॉरिटी किस आधार पर होते हैं, तो ध्यान रखना या तो धर्म या फिर भाषा के आधार पर माइनॉरिटीज को घोषित किया जाता है। और भारत में 6 माइनॉरिटीज धर्म के आधार पर हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी। ये भारत में धार्मिक माइनॉरिटीज घोषित की गई हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो डिफरेंस है रेस, ट्राइब, ग्रुप, रिलीजियस माइनॉरिटी। तो सब प्रकार के कंफ्यूजन दूर हो रहे हैं आई थिंक सो आपके। अब चलो, अच्छा अब इसमें मैं कुछ चीजें और आपको बता देता हूं। एक नया टर्म, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बात हो ही रही है और हिस्टोरिकल बात भी बता देता हूं। हम जनजातियों के बारे में तो पढ़ेंगे ही। बेटा आपको यह ध्यान रखना है कि भारत में जो टोटल ट्राइब्स हैं देयर आर 705 जनजातियां हैं भारत में। ठीक है, और इन जनजातियों में से आपको एक चीज याद रखनी है, 1973 में भारत सरकार के द्वारा एक आयोग बनाया गया था, देभर कमीशन। और उस देभर कमीशन के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनकी जो कंडीशन है वो बहुत दयनीय है। तो उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था जिसका था पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप्स। पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप्स, तो इसी का नाम चेंज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रख दिया पीवीटीजी, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। मतलब ऐसे पर्टिकुलर जनजातियां जिनकी संख्या कम होती चली जा रही है और बहुत दयनीय स्थिति है। तो भारत में जो पीवीटीजीज हैं, इसको लेकर के भी क्वेश्चन आ सकता है। इन 705 जनजातियों में से 75 जनजाति आती है पीवीटीजी के कैटेगरी के अंडर। और अगर मैं बात करूं कि ये 75 जनजातियां भारत में कहां पर हैं, तो आप ध्यान रखेंगे ये भारत के 18 राज्यों में और 1 यूनियन टेरिटरी में फैली हुई है। सबसे ज्यादा पीवीटीजी को अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप ध्यान रखेंगे मैक्सिमम पीवीटीजी जो है वो उड़ीसा में है। कहां पर है बच्चों? उड़ीसा में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको डेटा अलग से मैटर पता होना चाहिए कि जब आप ट्राइब्स कर रहे हैं। और दूसरी चीज मैं क्लियर कर दूं आपको, थोड़ा करंट अफेयर्स बेस्ड भी ना बेटा अपने आप को ना अपडेट रखा करो, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हैं ना तो आपको प्रॉब्लम आएगी। बिकॉज आपको यूपीएससी का थिंकिंग भी तो समझनी है कि वो क्वेश्चन अगर ट्राइब्स को लेकर बना रही है तो क्यों बनाए। पिछले 6 महीने में अगर आप कोई पर्टिकुलर जनजाति न्यूज में आपने सुनी है, पढ़ी है, उसके बारे में जरूर याद करना। सरकार के द्वारा जो किसी ट्राइब्स को लेकर के कुछ फेस्टिवल्स मनाए गए हैं, है ना। अभी मैं इसके ऊपर एक वीडियो नेक्स्ट क्लास बनाऊंगा।
अभी इसको मैं 2 पार्ट्स में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत लेंदी क्लास ना हो जाए, है ना। मैं अगली क्लास ट्राइब पर बनाने वाला हूं जिसमें मैं ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके फीचर्स के बारे में। अभी तो मैंने सिर्फ जातियां, रेसिस ये डिफाइन किया। अगली क्लास में पढ़ाने वाला हूं ट्राइब्स के फीचर्स। ध्यान रखना, पेपर में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आएगा डायरेक्ट, ये जनजाति कहां पर है, लेकिन अगर डिटेल में क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे बताओ सरहुल नाम का जो फेस्टिवल है वो कौन सी जनजाति मनाती है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस जनजाति का मेन फेस्टिवल माना जाता है, कौन सी जनजाति इनमें से ऑक्यूपेशन हंटिंग है, किसका शिफ्टिंग झूमिंग कल्टीवेशन है, ठीक है, कौन ऐसी जनजाति है जो टैटू के लिए फेमस है, कौन सी जनजाति ऐसी है जो बहुपति प्रथा के लिए फेमस है, कौन सी ऐसी जनजाति है जो अनुलोम प्रतिलोम विवाह करती है, कौन सी ऐसी जनजाति है जो आर्टिस्टिक वर्क के लिए फेमस है। तो उसके ऊपर मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, वो भी आप जरूर देखें। फिलहाल मैं आपको आज की इस पर्टिकुलर लेक्चर को यहीं समाप्त करने से पहले कुछ चीजें आपको मैं गाइड कर देता हूं। अपने करंट अफेयर्स पर बेटा जरूर ध्यान दो। 6 महीने के मिनिमम करंट अफेयर्स में अगर आपको कोई ट्राइब्स मिल रही हैं तो आपको वहां वो सब पढ़नी है। और एफकैट का तो वहीं खत्म हो जाता है सिलेबस। एफकैट के लिए आपको वो 6 मंथ्स का सिलेबस ही काफी रहता है। दूसरा, थोड़ा सा आप हिस्टोरिकल और पॉलिटी एस्पेक्ट्स जरूर याद रखें। मैंने आपको पॉलिटी के एस्पेक्ट्स तो बता दिए सारे आर्टिकल, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स आपको क्लास में समझाए थे, आप याद करो। 19 एंड 20th सेंचुरी के आसपास भारत में कई सारे ट्राइबल अपराइजिंग्स हुई थी, जनजातियों के विद्रोह, जैसे संथल का विद्रोह हुआ, खौंद का विद्रोह हुआ, रामोसी विद्रोह हुआ, है ना, खासी विद्रोह हुआ, भील का रिवोल्ट हुआ, बहुत सारे रिवोल्ट हुए। आपने नाम सुने होंगे, बुद्धो भगत का, सिद्धि कान्हू का आपने नाम सुना होगा, चक्रा बिसोई का नाम सुना होगा, बिरसा मुंडा का आपने नाम सुना होगा। तो कई सारे आपके रिवोल्ट ट्राइबल अपराइजिंग्स हुए हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखने हैं। जब आप ट्राइब्स पढ़ रहे हैं ना, तो नोट्स बना रहे हैं, तो उसके सारी चीजें आपकी एक जगह आ जानी चाहिए, उससे बाहर मैटर कहीं नहीं जाएगा। आपका एक बार की मेहनत है, वंस फॉर ऑल, ये एक बार की इन्वेस्टमेंट है, मानकर चलो। तो मैं आपका सारा मैटर कवर कर रहा हूं, देख लो। पॉलिटिकल मैंने एक्सपेक्ट बता दिया है, हिस्टोरिकल भी मैंने आपको गाइड कर दिया है। आपको यहां क्लास में टीचर ने पढ़ाए हैं ट्राइबल अपराइजिंग, तो वो ट्राइबल अपराइजिंग जरूर याद रखना। ज्यादा नहीं, इतना याद रख लो, इनके लीडर्स के नाम जो मैंने लिए हैं, पेपर में इनके लीडर्स के नाम आते हैं। क्लियर है? तो आपको मैंने ये भी मेंशन कर दिया है कि मैं अगली क्लास में हम ट्राइब्स के जो डिटेल फीचर्स हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी ये क्लास समझ में आई होगी। मैंने कोशिश करी है कि मैं इजी वे में इसको लेके चलूं। तो मैं अगली क्लास में आपका वेट करूंगा। मैं अगली क्लास जो है उम्मीद कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें जुड़े, और मेक श्योर आप इसको शेयर करें। जो बच्चे एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं वहां तक इनको पहुंचाओ, या किसी वजह से उनकी क्लास मिस हो गई थी तो उन तक ये हमारी वीडियो जरूर पहुंचाना। ठीक है, चलो, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस।